जो जिस इंसान ने किया वो 2014 में मर भी गया, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं चला। अमेरिका में जाके उसने मौज की। ये जो है ये सिस्टम की दिक्कतें हैं। इसलिए पढ़ाई लिखाई करके आईएएस वाईएएस बनो और इन सिस्टम को सुधारने का प्रयास करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। 2 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल के एक पेस्टिसाइड प्लांट जो भोपाल में स्थित था, वहां पर एक गैस लीक होती है। इस गैस की लीकेज की वजह से 4000 लोगों जो है उनकी मृत्यु हो जाती है और कई लोग जो हैं उनको एडवर्सली अफेक्ट उनकी हेल्थ इसके द्वारा होती है। ये जो डिजास्टर है इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं दोस्तों, ये अभी तक देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे क्या है भोपाल गैस ट्रेजेडी और किस कंपनी के द्वारा ये हुआ। इसके बाद आखिर में इसके ऊपर कंपनी के ऊपर केस भी चला, बाद में उसको छोड़ दिया गया। तो इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे क्या है भोपाल गैस ट्रेजेडी, किस गैस का यूज़ किया गया, लीकेज इस गैस की कैसे हुई और क्या-क्या चीज़ें उस समय करी जा सकती थी जिससे इतनी बड़ी ट्रेजेडी जो है वो रुक सकती थी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड की। तो यूसीआईएल का एक पेस्टिसाइड प्लांट जो था वो भोपाल में स्थित था। यूसीआईएल मैंने आपको बताया यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये जो पेस्टिसाइड प्लांट है ये एक पेस्टिसाइड बनाता था जिसका नाम है कार्बेरिल। कार्बेरिल का पेस्टिसाइड जो था यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। ये बैकग्राउंड समझना जरूरी है आपको ताकि आपको पूरी जो पटकथा है इस पूरे ट्रेजेडी की वो समझ में आए। कार्बेरिल नाम का पेस्टिसाइड बनाया जाता था। इसका केमिकल नाम है 1-नेप्थाइल मिथाइल कार्बामेट। अब ये जो कार्बेरिल है ये जो पेस्टिसाइड है इसे डिस्कवर किया था अमेरिका की एक कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन यूसीसी ने। अब क्योंकि इस कार्बेरिल नाम के पेस्टिसाइड को अमेरिकन कंपनी यूसीसी ने डिस्कवर किया था, इसलिए यूसीआईएल, ठीक है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, इसमें जो मेजॉरिटी स्टेक था वो किसका था, वो इस कंपनी का था, यूसीसी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, जो अमेरिकन कंपनी थी। इसे ध्यान में रखिएगा। बाद में हम देखेंगे कि इसका जो सीईओ था उसके ऊपर केस चला, फिर वो भारत आया पहले, फिर भाग गया और फिर उसके ऊपर केस जो है वो पूरा कभी हो नहीं पाया और 2014 में उसकी मृत्यु भी होगी, लेकिन वो केस चलता रहा। तो इस कंपनी को याद रखिए, अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन। मेजॉरिटी स्टेक यूसीआईएल में इस कंपनी का था। तो मेजॉरिटी स्टेक था तो मिनॉरिटी किसका होगा, तो हमारे इंडियन बैंक्स और पब्लिक का मिनॉरिटी स्टेक था। तो ये एक बेसिक सा बैकग्राउंड बन गया। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि यूसीआईएल यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, इससे ये एक पेस्टिसाइड प्लांट था कहाँ पे, भोपाल में। ये क्या कौन सा पेस्टिसाइड बनाता था, कार्बेरिल, जिसका केमिकल नाम है 1-नेप्थाइल मिथाइल कार्बामेट। कार्बेरिल को किसने डिस्कवर किया था, अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने। क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था तो मेजॉरिटी स्टेक यूसीआईएल में इस कंपनी का था, मिनॉरिटी स्टेक किसका था, इंडियन बैंक्स और पब्लिक का। अब यूसीएल जो था ये कार्बेरिल बनाता था विद द हेल्प ऑफ एमआईसी। एमआईसी माने मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये एज एन इंटरमीडिएट, यानी कि प्रोसेस के बीच में किसी का यूज किया जाए उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो ये एज एन इंटरमीडिएट जो है इस प्रोसेस के लिए यूज किया जाता था। यूसीआईएल एमआईसी का यूज करता था कार्बेरिल बनाने में। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमआईसी के यूज से ही कार्बेरिल बनाया जा सकता है, एमआईसी के अलावा भी काफी अनदर मेथड्स भी हैं, मगर यूसीआईएल का एमआईसी का यूज इसलिए करता था क्योंकि ये जो है ये बाकी जो मेथड्स हैं वो ज़्यादा कॉस्ट करेंगे। एमआईसी से जो प्रोडक्शन थी वो लेस कॉस्ट के द्वारा की जाती थी। तो ये था। एमआईसी हमारे लिए खतरनाक है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो गैस लीक हुई थी वो यही थी। तो जो लोग मारे गए, अफेक्ट जो भी हुआ, अभी तक भी जो देखा जाता है वो इसी गैस का है, मिथाइल आइसोसाइनेट। आगे हम बताएंगे कि किस प्रकार से एमआईसी लीक हुई और क्या क्या उसमें कमियां थी पूरे प्लांट में, जिससे उसको ठीक किया जाता टाइम से तो रोकी जा सकती थी। बहरहाल अभी आपने यही ध्यान रखना है कि एमआईसी जो है वो लीक हुई थी। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है एमआईसी की, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनेट बहुत टॉक्सिक गैस है और ये डेंजरस है ह्यूमन बींग्स के लिए। ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए बल्कि एनिमल्स के लिए और इवन प्लांट्स के लिए भी ये काफ़ी खतरनाक गैस मानी जाती है। तो आगे हम देखेंगे कि एनिमल्स के भी काफ़ी डेड बॉडीज वहाँ मिली जब ये लीक हुआ और प्लांट्स जो है वो भी काफ़ी जो है सूख गए। अब 2 दिसंबर 1984 के दिन क्या हुआ, जो रेजिडेंट थे भोपाल में, उन्होंने इसमें थोड़ा सा हलचल जो है वो देखी। वो
जो वहाँ पे जो प्लांट के अंदर काम करते थे, सबसे पहले वो अफेक्ट होने लगे, वो बेहोश होने पड़े, कुछ लोग मरने लगे। फिर जब आसपास के लोग देखने लगे तो वहाँ पर भी ये जो है ये इसका इरिटेटिंग इफेक्ट जो है उसको एमआईसी के वो देखने को मिले। धीरे-धीरे 1000 जो है सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई। अब रीज़न क्या थे भोपाल गैस ट्रेजेडी के? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक्टिविस्ट जो हैं वो यूसीआईएल को ब्लेम करते हैं फॉर फ्लाउटिंग सेफ्टी नॉर्म्स, यानी कि जो सेफ्टी नॉर्म्स थे उन्होंने इसकी जो है इनको ढंग से अपने प्लांट में यूज़ नहीं किया। मतलब कि जो सेफ्टी रूल्स जो होते हैं उनका इन्होंने पालन नहीं किया। इन्होंने प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की अपने प्लांट की, और जो सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं उन्हें फॉलो नहीं किया। तो अब जब लीक जब का बिल्डअप जब होने लगा तो जो प्लांट के सेफ्टी सिस्टम थे, जो उसको यूज़ किए जा सकते थे, जो एमआईसी की पॉइज़निंग को रोकने के लिए, वो फंक्शन नहीं करते थे, ठीक है? जो वाल्व्स थे, जो लाइन्स थी, जो पाइप्स थी जहाँ से ये लीक हुआ, वो उनको रिपेयर नहीं किया गया, वो डिसरिपेयर थी। जो स्टीम बॉयलर्स थे, जिसको यूज़ किया जाता है पाइप्स को क्लीन करने के लिए, वो भी जो थे वो आउट ऑफ सर्विस थे। देखिए बेसिकली क्या था कि जो भोपाल में जो ये प्लांट था यूसीआईएल का, इसमें 3 टैंक थे जिनमें एमआईसी स्टोर थी। ध्यान में देखिएगा, 3 टैंक थे जहाँ पर एमआईसी स्टोर थी। इसमें से जो लीकेज थी ये E6110 E610 मान लीजिए ये E610 है, तो 3 में से जो E610 टैंक था वहाँ से लीकेज हुई। अब एक यहाँ पे सबसे जो पहला जो रीज़न आता है कि जो सेफ्टी नॉर्म नहीं है, मैं एक-एक करके बताऊँगा आपको कौन-कौन से सेफ्टी नॉर्म नहीं एक्सेप्ट किए गए। पहला तो ये कि ये जो टैंक था, इसमें जो नॉर्म्स हैं सेफ्टी रूल्स, इसके मुताबिक 30 टन्स तक की जो एमआईसी है मिथाइल आइसोसाइनेट उसको स्टोर किया जा सकता है। लेकिन ये E610 जिससे लीक हुआ, इसमें 42 टन्स ऑफ एमआईसी जो थी वो स्टोर थी। तो जो सेफ्टी रूल्स हैं उसमें 30 टन तक की जा सकती है, लेकिन इसमें 42 टन्स थी। इसके अलावा उस रात क्या था, देखिए मान लीजिए ये एक वाटर और ये एक, ऐसे मैं यहाँ बता, ये वाटर की और ये एक एमआईसी की पाइप है, ठीक है? ये वाटर की पाइप है। अब हुआ क्या, वाटर पाइप में मान लीजिए लॉगिंग होगी, क्लॉगिंग, अनक्लॉग करना था उसको। तो क्लॉगिंग आपको पता है, जैसे कुछ घास-फूस फँस गया था, तो जो वर्कर्स थे वो उसको अनक्लॉग करने के उसको साफ करने लगे। इससे क्या हुआ, थोड़ा-सा जो पानी था बोला जाता है वो, ये देखिए एंटर्ड अ साइड पाइप, पानी जो था वो दूसरी पाइप में चला गया, ठीक है? इससे क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब पूरा देखिए इमेजिन करके, मैं इसलिए आपको मैं एग्ज़ाम्पल के इसमें ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये वाटर की है, ये एमआईसी की। इमेजिन करके देखिए इसको कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लॉगिंग होगी, वर्कर्स इस क्लॉग को हटाने लगे, वाटर जो है वो इसमें चला गया। इसमें एमआईसी वाली पाइप में जब वाटर गया तो वहाँ पर क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है हुआ, जिसकी वजह से जो टैंक E610 जो टैंक है, उसका जो प्रेशर है वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ होने लग पड़ा, और इससे क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक वेंटिंग ऑफ द गैस, यानी कि गैस जो है प्रेशर की वजह से, जो एमआईसी गैस थी वो एटमॉस्फेयर में जो है वो जाने धीरे-धीरे लग पड़ी, उस पाइप से बाहर निकलने लग पड़ी। अब जो लोग वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे सब्सिक्वेंटली, यानी कि थोड़ी देर में जो है ये इसके इफेक्ट्स जो हैं टॉक्सिन के, एमआईसी गैस की जो टॉक्सिसिटी है उसके एक्सपीरियंस करने लगे। यहाँ पे एक और चीज़ है, एक तो मैंने बताया 30 टन्स की कैपेसिटी, 42 भरा था। इसमें 3 सेफ्टी डिवाइसेज़ यूज़ की गई थी। कौन-कौन सी डिवाइसेज़ थी वो, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, फ्लेयर टावर और वेंट गैस स्क्रबर। अब हम पहले बात करते हैं ये तीनों से होता क्या है। तो जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम था, इसको एमआईसी टैंक को कूल करने के लिए, देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, हीट रिलीज़ होती है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाया गया था इसके लिए, ताकि एमआईसी टैंक जो है, जब भी जैसे मान लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो उसको कूल किया जा सके। लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। दूसरा फ्लेयर टावर जो है वो जो एस्केप की जाती है, यानी कि जो पाइप से एमआईसी एस्केप की, उसको बर्न करने के लिए, उसको जलाने के लिए फ्लेयर टावर का यूज़ किया जाता है। तो ये भी तो ये सेफ्टी डिवाइस ये भी वहाँ पर काम नहीं कर रही थी। और गैस स्क्रबर, अब जो गैस स्क्रबर लगाए जाने चाहिए थे, जितनी क्वांटिटी की एमआईसी आपने स्टोर की थी,
उसके लिए जो गैस स्क्रबर का उसमें प्लांट में जो यूज़ किया गया था वो बहुत ही स्मॉल था, कम था। जो इतनी बड़ी कैलामिटी जो थी, ये जो डिज़ास्टर था इतने बड़े स्केल का, इसको जो है ये एक तो पहली बात तो उसके कंपैरिज़न में स्मॉल था, और दूसरा चीज़ कि गैस स्क्रबर भी जो था वो टर्न ऑफ था। उसको भी ऑन नहीं किया गया था, वो भी ऑफ था। तो रखने का फ़ायदा क्या जब चीज़ें ऑफ ही रखनी। कितने लोग जो है इसकी मृत्यु हुई। 40 मीट्रिक टन एमआईसी, ये जब इंसिडेंट हुआ, मैंने आपको बताया क्लॉग था, अनक्लॉग किया गया, वाटर यहाँ पे आपके पास साइड पाइप में गया, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन और गैस की वेंटिंग शुरू हुई। 40 मीट्रिक टन विद इन 2 आवर्स जो था वो एटमॉस्फेयर में गैस निकल गई। 40 मीट्रिक टन ऑफ एमआईसी, इतनी टॉक्सिक 2 घंटे में मात्र एटमॉस्फेयर में पूरी फैल गई। फिर पुलिस को 1 की बजे रात को इन्फॉर्म किया गया। अब जब धीरे-धीरे जब ये लोग जब वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे वो भागा-दौड़ी उसमें मची, लोग बेहोश होने लगे, मरने लगे, तो उससे क्या होगा, आस-पास के लोगों को भी पता चलेगा, अवेयर हो गए आस-पास के लोग, और जैसे ही वो अपने घरों के बाहर निकले देखने के लिए हाल-चाल कि भाई क्या चल रहा है, क्या हुआ, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एमआईसी के आ गए, वो भी अफ़ेक्ट हो गए। यहाँ पे एक और चीज़ बोली जा सकती थी कि अभी अभी मतलब जब लोग इसको बारे में देखते हैं तो ये बातें करते हैं कि अगर टाइमली वार्निंग आसपास के लोगों को दे दी जाती कि आप अपने-अपने शेल्टर्स में जाइए, तो शायद ये ट्रेजेडी रोकी जा सकती थी। मगर अब उस समय तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी तो एक आस सॉर्ट ऑफ लगाए जाते कि ऐसा होता तो ये हो जाता, वैसा होता तो ये हो जाता। उस समय टाइमली वार्निंग दी जाती कि शेल्टर्स में जाइए तो बच सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और पब्लिक जो है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई। कंसीक्वेंसेस क्या थे भोपाल गैस ट्रेजेडी के? इनिशियल इफेक्ट्स जो थे जब एमआईसी से लोग एक्सपोज़र होने लगे, तो कफिंग थी, सफोकेशन होने लगी लोगों को, आँखों में इरिटेशन होने लगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वहाँ पे बर्निंग शुरू हुई, ब्रीथलेसनेस, हवा जो आपके पास जो साँस में कमी आने लगी, साँस कम आने लगी लोगों को, स्टमक पेन, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, आपको उल्टी आने के, और फिर एक है एब्नॉर्मल कंट्रैक्शन और ट्विचिंग ऑफ आईलिड, जिसको बोलते हैं ब्लीफेरोस्पैज़म। क्या होता है कि मतलब जो आईलिड्स हैं आपके वो एकदम मतलब अब नॉर्मल, जैसे नॉर्मली हमारी आंखें बंद होती हैं खुलती हैं, तो ये अबनॉर्मल तरीके से ये कंट्रैक्ट होने लगी, होने लगी और खुलने लगी। ऑटोप्सीज वहाँ पे जब लोगों की गई, जो लोग मर गए वहाँ के, जब उनका जब ऑटोप्सी की गई तो पता चला कि सिर्फ लंग्स ही को ये इफेक्ट नहीं कर रही है, क्या एमआईसी, ये लोगों के ब्रेन्स, किडनी, लीवर, इन सारों को ही अफेक्ट करती है। दोस्तों इस इंसिडेंट के बाद मास बरियल्स हुए, आपके पास क्रीमेशन जितने लोगों की हुई भोपाल में, जो अब पढ़कर ही जैसा लगता है कि उस समय जो भी सीन रहा होगा बड़ा डरावना सा रहा होगा, दुखी सा रहा होगा, और ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स बल्कि फ्लोरा फोना, इवन जब उसके बाद जब आसपास देखा गया तो कितने तो एनिमल कारकैसेस जो डेड बॉडीज थी एनिमल्स की, वही उसकी विसिनिटी का मतलब होता है आपके पास आसपास, तो विसिनिटी में वो देखने को मिली एनिमल कारकैसेस। ट्रीज जो हैं वो बैरन हो गए कुछ ही दिनों में, सूखने लग पड़े ट्रीज जो हैं, फूड की जो सप्लाई है वो उसका कमी, ठीक है, कम होगी, ताकि डर था कि फियर ऑफ कंटामिनेशन, एक कंटामिनेशन ना हो खाने में भी, तो सप्लाई जो है वो कम होगी। फिशिंग जो है उसको रोक दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने उसके बाद क्या किया, अब सरकार तो कुछ करेगी जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी, तो सरकार ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट को है उसको पास किया मार्च 1985 में। इससे क्या होगा, इसने गवर्नमेंट को राइट्स दे दिए लीगली, जो वहाँ के जितने भी विक्टिम्स हैं एमआईसी की वजह से, उस लीकेज की वजह से जो विक्टिम्स हैं, जिनके लोग मर गए, जो या फिर जो जो अभी भी जिनको उसके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो सारे के सारे जो विक्टिम्स हैं, इनको अब सरकार जो है वो खुद लीगली रिप्रेजेंट करेगी इस डिजास्टर। कहाँ पे, भारत में भी और भारत के बाहर भी। जैसे बाद में यूएसए में हम आगे देखेंगे कि यूएस के कोर्ट में केस हुआ था, तो ये जो भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985 में आया, इसने ऑटोनॉमी दी गवर्नमेंट को कि वो क्या कर सके, वो लीगली रिप्रेजेंट कर सके सारे विक्टिम्स को, जो डिजास्टर जिन्होंने फेस किया भारत में या दुनिया के बाहर भी, मतलब भारत के बाहर भी। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स जो थे वो सारे के सारे विक्टिम से भर रहे थे। एक और दिक्कत यहाँ ये थी कि जो मेडिकल स्टाफ था वो एडिक्वेटली ट्रेन एमआईसी एक्सपोजर को कैसे हैंडल किया जाए। अब सब्सिक्वेंटली क्या है कि लॉ सूट फाइल किया गया। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ने 1985 एक्ट में
लिया, कहा कि भाई हम खुद सरकार जो है वो लीगली रिप्रेजेंट कर सकती है। तो अभी उन्होंने यूएस के फेडरल कोर्ट में यूसीसी क्या है, मैंने आपको फर्स्ट पेज में बताया था, अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, इसके खिलाफ जो है वो यूएस फेडरल कोर्ट में केस जो है ये दाखिल किया जाता है। अब एक जो लॉ सूट है इसमें कोर्ट ने सजेस्ट किया कि जो यूसीसी है वो 5 मिलियन टू 10 मिलियन के बीच में जो है पैसा दे विक्टिम्स को। जब यूसीसी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन इसने एग्री किया कि हम $5 मिलियन जो हैं वो पे करेंगे, मगर भारतीय सरकार ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया इस ऑफ़र को। उन्होंने कहा कि हमें $3.3 बिलियन जो है वो हमें चाहिए, हमारे विक्टिम्स को चाहिए। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जो जैसे बताया कि इस कंपनी के बारे में याद रखना, आपको मैं आगे बताऊँगा कि केस हुआ, तो ये वो केस है कि हमारे लॉ सूट फाइल किया गया था यूएस फेडरल कोर्ट में। तो इसमें आपने याद रखना कि कोर्ट ने क्या कहा था, 5 से 10 मिलियन के बीच में दे, यूसीसी 5 मिलियन देने के लिए तैयार था, लेकिन भारत सरकार ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया, 3.3 बिलियन की माँग की, बिलियन डॉलर्स। अब जो है 1985 में ये था केस, तो 1989 में आउट ऑफ द कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हुई, जिसमें यूसीसी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, ये कंपनी को याद करिएगा, सवाल बहुत बार पूछा जाता है, और आगे इसका सीईओ है वारेन एंडरसन। अभी इसके बारे में बताता हूँ। यूसीसी जो था वो एग्री होगी $470 मिलियन को पे करने के लिए, और उसमें से जो उसमें काफ़ी जो सम है, पैसा है, वो इमीडिएटली उन्होंने पे कर भी दिया। तब यहाँ पे एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगी। अब 1991 में भोपाल अथॉरिटीज़ ने वैरन एंडरसन, अभी ये भी इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखिए ना, वैरन एंडरसन, ये सीईओ था और चेयरमैन यूसीसी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन का, उस समय जब ये ट्रेजेडी हुई, इसे जो है ये चार्ज किया गया, वैरन एंडरसन को। अब इसको जब चार्ज किया गया तो इमीडिएटली ये भोपाल में आ गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन क्या हुआ कि हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लीव करने का, इसको जाने का ऑर्डर दे दिया, कि ये जब केस हुआ, ये आया, इस भारत सरकार ने इसको तुरंत वापस जाने का ऑर्डर दे दिया। अब हुआ क्या कि वैरन एंडरसन को जब चार्ज किया हमारे भोपाल अथॉरिटीज़ ने, तो ये कोर्ट में नहीं आया, तो इसलिए इसको जो है भोपाल कोर्ट ने फरवरी 1992 को फ्यूगिटिव भगोड़ा घोषित कर दिया। जैसे कि आपके पास विजय माल्या, नीरव मोदी, इस समय आपको पता है सारे भगोड़े हैं, तो उसी प्रकार से वैरन एंडरसन जो है इसको भी भगोड़ा घोषित कर दिया। अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार प्रेशराइज किया यूएस गवर्नमेंट को कि आप जो है वैरन एंडरसन को हमें वापस दे दीजिए, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया, और अंत में एंडरसन जो है ये 2014 में इसकी डेथ होगी बिना ट्रायल को फेस किए। अब लेटेस्ट इवेंट्स क्या हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी सवाल आ सकता है। 2010 में 7 यूसीआईएल एम्प्लॉयज़ के जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ थे, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, इसके जो फॉर्मल एम्प्लॉयज़ थे, इनको 2 साल के लिए जेल में भेजा गया, और 1-1 लाख रुपए जो है इसको इनको फाइन किया गया नेग्लिजेंस की वजह से, क्योंकि उस समय एम्प्लॉय थे, इनकी नेग्लिजेंस की वजह से लोग मारे गए, तो इसलिए इनको 2 साल की सज़ा दी गई, 1-1 लाख जुर्माना। लेकिन इनमें से बहुत लोग जो थे वो अपनी 70s में थे, इसलिए इनको जल्दी फिर बेल भी मिल गई थी। ये जो गैस लीक है दोस्तों, जो हुई एमआईसी, और जो लोग इसके कांटेक्ट में आए थे, सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म हेल्थ इफ़ेक्ट्स जो हैं उन लोगों में देखने को मिले, जो कि आपके पास उनके जो निशान हैं, जो सफरिंग्स हैं, वो अभी तक जो हैं वो जारी हैं। कई जगह पे कहा जाता है कि अभी भी जो लोग बच्चे उस समय जो लोग जो उसके एक्सपोज़र में आए थे, उनके जो बच्चे हैं, उनमें कुछ ना कुछ कमियाँ जो हैं वो बचपन से ही मिल जाती हैं देखने में, जबकि उन बच्चों का तो क्या ही कसूर है। 2014 में रिपोर्ट आई कि जो सर्वाइवर हैं वो अभी तक सफ़र कर रहे हैं सीरियस मेडिकल कंडीशन से, जिसमें से बर्थ डिफेक्ट, मैंने जैसा आपको बताया, सब्सिक्वेंट जनरेशंस, उनके आगे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें भी जन्म से डिफेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कौन है इन सब का जिम्मेदार? आपका इन सब पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो बर्थ डिफेक्ट हो रहे हैं, इसके साथ-साथ ये जो बच्चे जो लोग उसमें जो एक्सपोज़र में आए थे, वो कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस जो है उनके बहुत ज़्यादा रेट हैं इन 2 बीमारियों के होने के। अब एक और कंसर्न है यहाँ पे कि जो टॉक्सिक वेस्ट था, एमआईसी और उसका जो टॉक्सिक जो वेस्ट था, उसका डिस्पोज़ल जो है वो भी या तो उस प्लांट के अंदर कर दिया गया है, या फिर विसिनिटी का मतलब होता है आस-पास, ठीक है? तो या तो उसके अंदर कर दिया, या फिर उसके फैक्ट्री के आस-पास कर दिया, जो अभी भी एक दिक्कत है। तो ये भी एक बहुत गलत काम हुआ कि या तो अंदर ही आपने कर दिया, या फिर उसके आस-पास कर दिया। अब जो ग्राउंड वाटर है और जो सॉइल है,
वहाँ की, उस फैक्ट्री के आसपास के एरिया की, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक है? अभी ये जो मैन मेड डिज़ास्टर है, इसकी जो फाइट है जस्टिस की, उसको अभी भी जो है वो चल रही है। ये रिपोर्ट किया गया। अब देखो, ये जो लोग हैं, इन बेचारों की कोविड के समय भी इनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। देखिए, ये सब जब पढ़ते हैं ना, तो मतलब ऐसे कि बता नहीं सकते कितना दुःख होता है उन लोगों के बारे में सुन के कि उनका कसूर भी नहीं। कोई वहाँ पे जो काम कर रहे होंगे वो गरीब लोग ही कर रहे होंगे, और आस-पास जो लोग रह रहे हैं वो तो भाई अपने घर पे रह रहे हैं। वो अपने घर पर भी सुरक्षित नहीं। और जो जिस इंसान ने किया वो 2014 में मर भी गया, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं चला। अमेरिका में जाके उसने मौज की। ये जो है ये सिस्टम की दिक्कतें हैं। इसलिए पढ़ाई-लिखाई करके आईएएस वाईएएस बनो और इन सिस्टम को सुधारने का प्रयास करो। 2020 में देखा गया कि ये जो कोविड-19 का है, इसमें भी भोपाल गैस ट्रेजेडी के लोग जो सर्वाइवर्स थे उसके, उनमें जितने भी भोपाल सिटी में मृत्यु हुई, उसमें से 80% जो है वो कोविड-19 की डेथ उन लोगों में हुई जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो विक्टिम्स हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर भी इनको ही सबसे ज़्यादा कहर जो है कोविड का भी इन्हीं के क्योंकि आपको पता है कोविड-19 जो है ये वायरस जो है, कोरोना वायरस, ये सबसे ज़्यादा जो इम्यून सिस्टम जिनका वीक है उनको अफेक्ट कर रहा है। तो अब भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो विक्टिम थे उनका इम्यून सिस्टम लो था, इसलिए भोपाल में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई उसमें 80% जो हैं वो इसमें कोविड-19 डेथ जो हैं वो भोपाल गैस ट्रेजेडी के ही विक्टिम हैं। ये था दोस्तों भोपाल गैस ट्रेजेडी। आपका इसके ऊपर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर